हम एक नया बाब शुरू कर रहे हैं। मासर मशीन यकसा हाल बरकरार चालू मासर मशीन। मासर मशीन उस घूमने वाली मशीन को कहते हैं जो एक मुकर्रर रफ्तार से घूमती है। ये रफ्तार जो हम इसको बरकी दबाव फराहम करते हैं उसके ताद्दुद पर मुनहसर होती है। लिहाजा पाकिस्तान में 50 साइकिल की बरकी ताद्दुद होती है। लिहाजा पाकिस्तान में 2 कुतुब की मासर मशीन पूरे मुल्क में एक ही रफ्तार से घूमेगी। किसी जनरेटर पर बोझ तब्दील करने से जनरेटर मैं दोबारा कहूँगा, किसी जनरेटर पर बोझ तब्दील करने या जनरेटर को मेकानी ताकत फराहम करने वाले की रफ्तार तब्दील करने के चंद ही लम्हात में जनरेटर दोबारा एक नए बरकरार सूरत इख्तियार करता है। या मोटर को अगर आप लें, अगर मोटर पे आप बोझ डालें तो वो पहले एक बरकरार बरकी रॉ पर चल रही होती है। अगर आप उस पर बोझ डालें तो वो बरकी रॉ तब्दील होगी, बढ़ जाएगी। अगर बोझ कम करेंगे तो बरकी रॉ कम हो सकती है। लेकिन किसी एक बोझ पर वो जो बरकी रॉ लेगी वो बरकरार एक ही बरकी रॉ होगी। बरकरार से मतलब ये नहीं है कि वो बदलता रॉ नहीं होगा, बदलता रॉ होगा लेकिन उसकी चोटी तब्दील नहीं होगी। इसी तरह मोटर की दर्जा हरारत तब्दील नहीं होगा, किसी ख़ास दर्जा हरारत पर ऑपरेट करेगी। लेकिन अगर आप उस पर बोझ तब्दील करें तो कुछ लम्हात के लिए उसमें तब्दीली रोनमा होगी कि अगर पहले 10 एम्पेयर ले रही है और आप 15 एम्पेयर लेना शुरू कर गई है तो ज़ाहिर है तब्दील होते हुए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन चंद ही लम्हात में वो नए हालत में पहुंच पाती है और फिर बरकरार उसी रफ्तार पे ऑपरेट करेगी। उसी रफ्तार तो खैर तब्दील नहीं होगा, नई बरकी रॉ जो ले रही होगी उस पर बरकरार रहेगी, किसी नए दर्जा हरारत तक पहुंच जाएगी। नए दर्जा हरारत तक पहुंचते हुए अमूमन ज़्यादा वक्त लगता है, चंद मिनट लग सकते हैं, 30 मिनट तक लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। तो जब मुतग़य्यरात तब्दील ना हो रहे हों तो हम कहते हैं यकसा हाल है, और जब बरकरार चालू हो, बरकरार ऑपरेट करे तो हम कहते हैं बरकरार चालू है। मासर मशीन का मतलब है कि उसकी रफ्तार तब्दील नहीं होती, एक ख़ास रफ्तार है, उसी पे ये मशीन घूमती रहती है। एक बरकरार हाल से दूसरे बरकरार हाल के दौरान जो दौरानिया है उसको आर्जी हाल कहते हैं। मासर मशीन के साकिन की कवी लिच्छे जो हैं उनमें बरकी रॉ बहुत ज़्यादा होती है और जो उसके मैदानी लिच्छे हैं उसमें कम। मैदानी लिच्छे में 1-2% बरकी रॉ होगी, बाकी तमाम कवी लिच्छे में होगी। ज़्यादा बरकी रॉ को किसी भी सिरकते हुए जोड़ से गुजारना ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ से चंगारियाँ निकलेंगी। लिहाजा कवी लिच्छे को साकिन हिस्से पे रखा जाता है ताकि बाहर से तारे आएँ और सीधा उसको बरकी रॉ फराहम करें, जबकि घूमते हिस्से को सिरक छल्लों के ज़रिए बरकी रॉ फराहम की जाती है। मैं किताब की वो शक्ल आपको दिखा देता हूँ। ये जो गोल हैं ये सिरक छल्ले हैं, मौसल हैं, इनमें से बिजली गुजर सकती है, और ये नीचे कार्बन बुश हैं। तो कार्बन की बुश इसके साथ रगड़ते हैं। ये दुर्रे पर ये घूमता लिच्छा है, मैदानी लिच्छा होगा। इसके 2 सिरे जो हैं, एक इस सिरक छल्ले के साथ लगे हैं, एक इस सिरक छल्ले के साथ, तो ये तमाम एक दुर्रे पे नस्ब होंगे। तो जब लिच्छा घूमेगा तो ये सिरक छल्ले भी घूमेंगे, जबकि ये कार्बन बुश ये साकन होंगे और यहाँ पे ये रगड़ खाते हुए बरकी रॉ मुंतकिल करेंगे। और यहाँ से बरकी अगर रॉ ज़्यादा हो तो चंगारियाँ निकल सकती है। कम बरकी रॉ को इस तरह मुंतकिल करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा बरकी रॉ को मुंतकिल करना निस्बतन मुश्किल होता है। इसलिए कवी लिच्छों को साकिन रखा जाता है
اور گھومتے لیچے کو میدانی لیچے کو گھومتے حصے پہ رکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ کاربن بش گھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ختم ہو جائیں تو آپ کو دوبارہ نئے کاربن بش لگانے پڑتے ہیں۔ کارخانوں میں اگر آپ کو کاربن بش تبدیل کرنے پڑے تو جتنے عرصے کے لیے مشین بند ہے تو کام نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرک چھلے کم سے کم استعمال کیے جائیں۔ جو بڑے معاصر مشین ہوتے ہیں ان میں عموماً ہم گھومتے حصے پر ایک چھوٹا جنریٹر نصب کر لیتے ہیں، یکسمتی جنریٹر، وہی برقی رو پیدا کرتا ہے، اور اسی کو ہم سرک چھلے بغیر سرک چھلے گھومتے لیچے کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر صورتحال ہوتی ہے، اس میں کوئی سرک چھلا نہیں ہوتا اور آپ لگاتار چلا سکتے ہو۔ کسی بھی ایک ملک میں جس طرح پاکستان ہے، ایک جنریٹر پورے ملک کو بجلی نہیں دے سکتا، تو اب یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جنریٹر ہوگا، دوسرا جنریٹر ہوگا، تیسرا جنریٹر ہوگا، اس طرح کئی سینکڑوں جنریٹر ہوں گے، اور ان کی جو مثبت تاریں ہیں آپ آپس میں اکٹھے کر دو گے، منفی تاریں اکٹھے کر دو گے، اور یہ پورے ملک کا نظام ہوگا۔ تو چونکہ اس میں سینکڑوں جنریٹر ہوتے ہیں، اگر ایک جنریٹر کو میں منقطع کر دوں، ایک کو میں ہٹا دوں، تو پورے نظام پر کوئی خاصر بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے نظام کو ہم لامتناہی نظام کہتے ہیں۔ اگرچہ لامتناہی نہیں ہے، لیکن ایک جنریٹر کے نقطہ نظر سے لامتناہی ہے۔ عموماً معاصر مشین کی بہت سارے جو خصوصیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ تصور کریں گے کہ وہ لامتناہی نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ دنیا میں بجلی کا بیشتر حصہ وہ معاصر جنریٹر سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ معاصر مشین کی یہ ایک بنیادی کارکردگی ہے۔ اچھا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک جنریٹر مثال کے طور پہ یہ بجلی پیدا کر رہا ہوں، 50 سائیکل سے آپریٹ کر رہا ہوں، اگر یہ 50 ہرٹز پہ آپریٹ کر رہا ہے اور دوسرے میں معمولی سی تعدد میں فرق ہے، بہت معمولی، اور سپوز وہ اس طرح ہے، اب یہ ہو سکتا ہے 50.1 ہرٹز ہو، بہت معمولی فرق ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے سائیکل میں اگر میں اس طرح بناؤں 1 2 3 4 اور دوسرے کو بناؤں جو اس سے کم ہے، تو آپ دیکھتے ہیں جلد وہ فرق جو ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کی منفی چوٹی ہے تو اس کی مثبت چوٹی ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نے ایک برقی سپلائی اس طرح لگائی ہوئی ہے اور دوسری اس کی مخالف لگا دی ہے، ان کو اگر آپ آپس میں جوڑ لو تو اس ڈائریکشن میں بہت بڑا برقی رو گزرے گا، اور ان میں سے ایک یا دونوں جل کر تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 2 جنریٹر کو یا 3 کو یا ہزاروں کو، سینکڑوں کو متوازی جوڑنا ہو تو ان کی تعدد میں کسی قسم فرق یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر ایک 50 ہرٹز پہ اور دوسرا 50.0001 ہرٹز پہ ہے تو یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، چونکہ ایک 2 گھنٹے کے بعد یا جتنا وقت بھی ہو اس پہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، جتنا بھی وقت لگتا ہے، کچھ وقت کے بعد ان کی چوٹیاں آپس میں الٹ ہو جائیں گی اور یہ چل نہیں سکتا۔ تو پورے ملک میں تمام جنریٹر مکمل طور پہ ایک ہی رفتار سے آپریٹ کریں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں پانی سے جنریٹر چلتا ہے، تو ایک چرخی ہوگی، وہ گھومے گی اور وہ جنریٹر کو طاقت فراہم کر رہی ہے، تو آپ نے سینکڑوں جنریٹر چلانے ہیں پانی سے اور وہ ایک ہی رفتار پہ آپریٹ کریں گے۔ تو انجینئرنگ کا کافی دلچسپ مسائل ہیں یہ، جو دیکھتے ہوئے بڑا سادہ کام لگتا ہے لیکن کرتے ہوئے خاصا پیچیدہ ہے۔ گزشتہ باب میں ہم نے ایک ٹارک کی مساوات حاصل کی، میں اس کو دوبارہ یہاں لکھ لیتا ہوں۔ اس مساوات کے تحت اگر ایک جنریٹر آپریٹ کر رہا ہے اور یا ایک موٹر آپریٹ کر رہی ہے
और आप उसमें मैदानी लिच्छे को जो बरकी रॉ दे रहे हैं, वो ये बरकरार चल रही मशीन है। तो उसकी मोटर को और उसकी मैदानी लिच्छे को जब बरकी रॉ दे रहे हैं वो तब्दील नहीं हो रहा, और जो जो टी आर है ये तब्दील नहीं हो रहा, मकनातीस तब्दील नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं टॉर्क मुनहसर होगा ज़ाविये पर। अगर ये दोनों तब्दील हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं टॉर्क एक कुतब पर पूरी बहाव जो है उसको बढ़ाने से या कम करने से टॉर्क तब्दील हो सकता है, या मैदान तब्दील करने से आप वो कर सकते हैं। अब अगर ये ज़ाविया सिफ़र हो तो मरोड़ सिफ़र होगी। अब तसव्वुर करें एक मशीन मोटर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो मास्टर मशीन है और ये मोटर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। मोटर को हम बरगज़ा हरकत कह सकते हैं। तो मोटर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और इसके इसकी जो कुल बहाव है ये कुल बहाव है, सॉरी कुतब बहाव, कुल बहाव एक कुतब पर कुल बहाव, और मैदानी MMF अगर ये तब्दील नहीं हो रहे और आप इस पर बोझ बढ़ाओ, अगर मैं इस पर बोझ बढ़ाऊँ, क़ुव्वत मरोड़ इसको ज़्यादा पैदा करनी होगी, क़ुव्वत मरोड़ ज़ाविया तब्दील करके होगी, तो ये ज़ाविया बढ़ाएगा। लेकिन ज़ाविया 90 से अगर ज़्यादा बढ़ जाए, 90 ज़ाविये पे इसकी कीमत 1 होगी, ये बड़ी से बड़ी कीमत है। इससे ज़ाविया ज़्यादा हो तो क़ुव्वत मरोड़ एकदम कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ज़ाविया अगर अब मैं तब्दील करूँ तो 90 डिग्री तक जाए तो क़ुव्वत मरोड़ बढ़ेगी, उसके बाद दोबारा कम हो जाएगी। तो 90 के बाद अगर ये ज़ाविया बढ़ाए तो क़ुव्वत मरोड़ और कम हो जाएगी। तो मशीन ज़ाविया तब्दील करेगा 90 तक पहुँच के, उसके बाद मशीन आगे क़ुव्वत मरोड़ नहीं पैदा कर सकती। अब जो मोटर पे बोझ है उसकी क़ुव्वत मरोड़ ज़्यादा है, और जो ये पैदा कर रही है मरोड़ वो कम है, तो मोटर रुक जाएगी। इसी तरह अगर जनरेटर है उसका भी ये सूरत हाल है। अगर ख़ास ताकत से आप उसको घुमा रहे हैं और वो बिजली पैदा कर रहा है और आपने उसके ऊपर कोई बरकी बोझ डाला हुआ है, लेकिन मैकेनिक ताकत आप तब्दील नहीं कर रहे, तो जब आप बिजली का बरकी बोझ कम और ज़्यादा करेंगे तो ये ज़ाविया को कम और ज़्यादा करेगा, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर आप उस पर बोझ बहुत ज़्यादा कर लें और 90 ज़ाविये से बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि चूँकि वो बरकी बोझ ज़्यादा बरकी ज़्यादा ताकत पैदा नहीं कर सकता, तो आप देखेंगे जनरेटर एकदम रुक जाएगा। इसका मतलब है कि जनरेटर या मोटर मास्टर मशीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रफ़्तार पे चल सकती है। वो लम्हाती तौर पे ज़ाविया तब्दील करने के लिए लम्हाती तौर पे रफ़्तार कम करती है ताकि ज़ाविया तब्दील हो जाए, लेकिन बरकरार चालू वो एक ही रफ़्तार पे ऑपरेट करती है, वो रफ़्तार चेंज नहीं होता। चूँकि दोनों सूरतों में एक ही रफ़्तार से घूमते हैं। इसी तरह आपने देखा कि जो मैदानी लिच्छा है, मैदानी लिच्छा चूँकि इस रोटर के साथ साथ घूमेगा, और रोटर अगर मास्टर स्पीड से घूम रहा है तो इसका मकनातीसी मैदान भी मास्टर तब्दील रफ़्तार से घूमेगा। जबकि अगर साकिन लिच्छे को आप देखें, हमारे पास साकिन लिच्छे 3 हैं, उनके अगर आप रफ़्तार को देखें तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि साकिन लिच्छे एक मौज पैदा करते हैं जो मास्टर रफ़्तार से घूमता है। तो साकिन लिच्छे का मकनातीसी बहाव भी या MMF भी मास्टर रफ़्तार से घूमता है, और घूमते लिच्छे का भी मास्टर रफ़्तार से घूमता है। दोनों मकनातीसी बहाव मास्टर रफ़्तार से घूमते हैं। मशीन ख़ुद मास्टर रफ़्तार से घूमती है, इसलिए इसको हम मास्टर रफ़्तार कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मास्टर रफ़्तार मशीन के इमाला पर। ज़ूम करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि मशीन 2 कुतुब की है, हम 2 कुतुबी मशीन है और 3 दौरी है। तो हमारे पास 2 कुतुबी 3 दौरी मशीन है। 3 दौरी और 2 कुतुबी मशीन को आप इस तरह ज़ूम कर सकते हो।
दो कुतबी तीन दोहरी। दो कुतबी का मतलब है कि जिस तरह यहाँ पे सिर्फ दो कुतबैन है, या एक फेज़ को अगर आप देखें तो उसमें दो ही कुतबैन है। तो दो कुतबी तीन दोहरी मशीन है। और अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करें और मैं ए लिच्छे की बात करूँ, ए लिच्छा का रुख ये है, जबकि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो घूमते लच्छे का रुख ये है। इन दोनों के दरमियान जो ज़ाविया है वो थीटा है, और वो स्पीड पर मुनहसर होगा कि किस रफ्तार से घूम रहे हैं। तो किसी भी लम्हा ये स्पीड हो, ये जगह होगी। और कुतुब का जो ज़ाविया हम यहाँ से नापेंगे, थीटा पी, इसकी कुतुब का। तो ये शक्ल जहन में रखें और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह इमाला हासिल करते हैं। हम पहले ख़ुद इमाला हासिल करते हैं। और ख़ुद इमाला अगर हम घूमता लिच्छा लें या साकिन लिच्छा लें, उनका ख़ुद इमाला जो है वो ज़ाविये पर मुनहसर नहीं है। क्योंकि अगर आप साकिन लिच्छे को देखें, ये ए लिच्छा जो है इसका मगनातीसी बहाव इस तरफ है, और ये ज़ाविया जो मर्ज़ी हो, ए लिच्छा जो बरकी बहाव पैदा कर रहा है वो सारा का सारा हर सूरत ए लिच्छे से गुज़रता है, इस ज़ाविये पे वो मुनहसर नहीं है। इसी तरह अगर आप घूमते लिच्छे की बात करें तो घूमता लिच्छा जिस ज़ाविये पर भी हो, वो जो बहाव पैदा करता है वो सारा का सारा इधर से ही घूमता है। तो अगर ये मैं इसकी डॉट और क्रॉस यहाँ बना दूँ कि ये इसका डॉट है, ये क्रॉस है कि बरकी मगनातीस है ये, तो ये जितना भी बहाव पैदा करते हैं जिस ज़ाविये पर भी हो वो इस लिच्छे से गुजरेगा। तो आप देख सकते हो कि ख़ुद इमाला कभी भी ज़ाविये पर मुनहसर नहीं होगा। तो एक लिच्छा अगर वो साइन नुमा मैदान पैदा करता है तो किसी एक लिच्छे के लिए हम ये मसावत लिख सकते हैं कि उस लिच्छे के कुतुब के लिहाज से अगर ज़ाविया नापा जाए, इस सूरत में अगर हम बैरूनी लिच्छे की या घूमते लिच्छे की बात करें तो ये थीटा पी होगा। अगर हम ए लिच्छे की बात करें तो ये जो ज़ाविया यही इधर से जो ज़ाविया नाप होगा वो थीटा पी होगा। लेकिन आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो अगर ये आपके पास हो तो हमारे पास मसावत है कि टॉ इज इक्वल टू एल जी होता है, और एल जो है वो खलाई दरस की लंबाई है। खलाई दरस की लंबाई को हम एल जी कहते हैं। तो टॉ इस तरह लिखा जा सकता है जिसका मतलब है कि हम एच को लिख सकते हैं टॉ और एल जी, और हमारे पास है बी इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू नॉट एच, खलाई दरस में म्यू नॉट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टॉ ओवर एल जी। टॉ की वैल्यू अगर बीच में प्लग इन कर लें तो म्यू नॉट के डब्ल्यू ओवर एल जी हो जाएगा, ये जगह 4 ओवर पाई एन आई ओवर 2 कोसाइन ऑफ थीटा पी। ये अगर हमने टोटल बहाव मालूम करनी है, कसाफत बहाव है टोटल अगर मालूम करनी है तो हम इसका इंटेग्रल लेंगे इस तरह करके। और अगर हम ए लिच्छे की बात करें, सिर्फ ए लिच्छे की बात करें तो ए लिच्छा इस तरह होगा कि बीच में रोटर है, ये बाहर ए लिच्छा है, और ए लिच्छे के शुरू में ये एंगल थीटा पी होगा। तो हम -90 से जमा 90 तक इसका एंगल लेंगे। और सरफेस एरिया जो होगा, अगेन अगर आप इस एक पोल का सरफेस एरिया देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक ये पाई आर, और महवरी लंबाई मशीन की अगर एल है तो पाई आर एल। अगर इसको हम रो कहें, ये फासला इसको अगर हम रो कहें, ये रो को आप अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो। चूँकि हम इस खलाई दर्ज की लंबाई को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अंदर को भी रो लेंगे बाहर को भी रो लेंगे। तो ये पूरी सतह की ये जो डायमेंशन है तो ये होगा पाई रो, और महवरी लंबाई सीध में जो इस तरह की लंबाई है वो एल जी है। या अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लूँ कि अच्छा ये अंदर की तरफ इस तरह होगा तो ये लंबाई इसकी एल है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी एल रो डी थीटा बी, और बी की जगह ये सारा का सारा आएगा। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लो तो आ जाता है 4 म्यू नॉट के डब्ल्यू। देखिए मैं एक दो स्टेप्स लिख लूँ तो ये आ जाएगा म्यू नॉट के डब्ल्यू। मैं इस पूरे को लिखता हूँ 4/पाई एन आई ओवर 2, एल जी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और एल रो माइनस पाई/2 कोसाइन थीटा पी डी थीटा पी। इसको इंटीग्रेट करो तो साइन थीटा में प्लस माइनस पाई/2 डालो तो 2 निकल आता है। वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाता है 4 म्यू नॉट के डब्ल्यू एन आई एल रो ओवर पाई एन जी। तो ये एक फ्लक्स है, ये टोटल बहाव है एक पोल पर। ये बहाव पूरा का पूरा इस कॉइल में से गुजरता है। ये बहाव इनके अगर इसमें n चक्कर हैं तो n चक्कर तमाम के साथ तमाम ये लिंक करता है। तो लेमडा इसका होगा n फाई, तो n यहाँ पे बेसिकली n स्क्वायर हो जाएगा, मुरब्बा हो जाएगा। तो n स्क्वायर आई एल रो और पाई एल जी। और इंडक्टेंस इमाला की तारीफ़ है जिस तकसीम में आई, तो मैं आई से तकसीम कर दूँ, ये आंसर कैंसर हो जाएगा। हमारे पास ये एक आती है। यहाँ पे अगेन एक चीज़ मैं मिस कर गया कि लेमडा हम कहते हैं एन पाई एन फाई, लेकिन एन फाई अगर गुच लिखा हो तो एन फाई होगा, अगर तकसीम शुदा लिखा हो तो के डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, के डब्ल्यू एन फाई। तो ये के डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा के डब्ल्यू एन फाई, तो के डब्ल्यू स्क्वायर। तो आपके पास 4 म्यू नॉट के डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर एल रो ओवर पाई एल जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन ए लिच्छे के लिए भी दुरुस्त है, बी के लिए भी दुरुस्त है, सी के लिए भी दुरुस्त है, और रोटर के लिए भी दुरुस्त है। तो हम कह सकते हैं एल ए नॉट या एल बी नॉट या एल सी नॉट या एल आर नॉट, आप कोई भी ले लो, उसके लिए फॉर्मूला ठीक होगा। जब एल ए की बात हो तो यहाँ पे एन ए आएगा, और जनरली एन ए एन बी एन सी एक बराबर होंगे, तो सूरत में यहाँ पे एन ए स्क्वायर आएगा। जबकि मैदानी लिच्छा जब होगा तो यहाँ पे एन आर आएगा। मैदानी लिच्छा के जितने टर्म्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे पुर करने पड़ेंगे। हमने खुद इमाला हासिल किया, और ख़ुद हमारा अगर मैं सिर्फ एल ए का लिखूँ तो एल ए नॉट वो है 4 म्यू नॉट के डब्ल्यू स्क्वायर एन ए स्क्वायर एल रो ओवर पाई एल जी। ये हमने खुद इमाला हासिल किया। अब आते हैं मुश्तरका इमाला, दो लच्छों के बीच इमाला, इसको हासिल करते हैं। हम इसी जनरेटर को लेंगे, इसी सूरत को, तो हम कहेंगे ये ए है, और किसी जगह पे आप इसको रख लो। ये रोटर है, ये आपका थीटा है जिसको ओमेगा टी कहा जाते हैं। और अगर हम इसके लिहाज से बात करें तो यहाँ से हम ज़ाविया नापेंगे थीटा पी, ठीक। इसको अलग कर लेते हैं कि वो ऊपर लिखा ही अलग है, ये अलग है। और अब हम देखते हैं कि मुश्तरका इमाला किस तरह हासिल होगा। हम पहले ये देखते हैं कि अगर मैं मैदानी लिच्छे का जो फ्लक्स है और ए लिच्छे के बीच देखूं कि क्या इमाला हासिल होगा, तो फ्लक्स किस तरह हम हासिल करेंगे। तो हम कहेंगे कि ए और मैदानी लिच्छे के दरमियान जो फ्लक्स है, कि जो मैदानी लिच्छा फ्लक्स पैदा कर रहा है
बहाव पैदा कर रहा है और ए लिच्छे से जो गुज़र रहा है, तो ए लिच्छे से यहाँ से लेके यहाँ तक गुज़र रहा है। तो अगर मैं थीटा पी की बात करूँ तो इस जगह से लेके यहाँ तक आपने आना होगा। तो ये बराबर होगा बी डॉट डी एस, और बी का निचला हिस्सा है -π/2 माइनस थीटा, ये ज़ाविया, और ऊपर वाला होगा π/2 माइनस थीटा। ये मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ए और ए डैश है, तो इसका 90 यहाँ बनता है, ये π/2 इसका बनता है थीटा पी का, और ये बनता है -π/2। जबकि अब जो हम ए लिच्छे से गुज़रना देख रहे हैं, तो हमें इस जगह से लेके इस जगह तक इंटीग्रेशन चाहिए। तो उफ़क़ी महवर से ये ज़ाविया थीटा है, ये जितना आगे चले जाए, ये 90 का ज़ाविया इतना आगे गया है, तो ये ज़ाविया भी थीटा है। इसी तरह इस साइड पे ये ज़ाविया जो है ये भी थीटा के बराबर है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ π/2 से थीटा कम, तो ऊपर की तरफ π/2 से थीटा कम, और नीचे की तरफ -π/2 से मज़ीद माइनस थीटा और आगे। तो ये हमारे पास लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के। और अगर मैं इनमें प्लग इन करूँ तो बी और एरिया जो आप लिखोगे डेल्टा थीटा वगैरह, तो ये होगा एल रो डेल्टा थीटा बी। आई होप कि ये आपको अब समझ आ गई है, ये सरफेस एरिया आप के साथ लिखते हो। तो इसमें अगर आप बी की वैल्यूज़ प्लग इन करें तो μ0 kW m 4/π nm im 2 lg l rho cosine of theta p d theta p -π/2 minus theta plus π/2 माइनस थीटा। इस पूरे को आप सॉल्व करो तो 4 μ0 kW m nm im l rho cosine of theta pi l g। ये kWm का मतलब है कि मैदानी लिच्छे का kW। तो kWm का मतलब है मैदानी लिच्छे का जो फैलाव, kWm जो फैलाव है मैदानी लिच्छे का। तो ये हमारे पास आया BAM कि मैदानी लिच्छा जो बहाव पैदा कर रहा है उसमें से जितना ए लिच्छे में से गुज़र रहा है। अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा जो ए होगा एन ए और ये फाई, लेकिन मैदानी लिच्छा भी चूँकि पहला लिच्छा है तो उसका kW हमें यहाँ पे लिखना होगा kW, उसको हम kW ए कहेंगे। और जो इंडक्टेंस है ए की वो होगी 10 तक़सीम आई ए, तो 10 तक़सीम आई एम, तो ये मुश्तरका आपके पास इंडक्टेंस आएगा LAM, ए और एम के दरमियान। ये चीज़ें आप प्लग इन करें तो आपके पास इक्वेशन होता है 4 μ0 kWA kWm NA NM L rho cosine of theta over pi LG। या इस पूरे को अगर हम LAM सिफर लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं LAM सिफर कोसाइन ऑफ थीटा। तो मुश्तरका इमाला इस तरह तब्दील होगा, जहाँ पे इस पूरे को हमने LAM नॉट कहा हुआ है। अब यहाँ ये देखिएगा कि ए और लिच्छा ए और मैदानी लिच्छे के दरमियान
یہ اعمالہ ہے. لیکن میدانی لچھا کی جگہ ہم اگر بی لچھا لے لیں، سی لچھا لے لیں تو بھی مساوات یہی آئے گا. صرف ایم کی جگہ آپ کو بی لکھنا پڑ جائے گا. اور جو اینگل ہے یہاں پہ تو یہ اینگل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اے اور بی کے درمیان جو اینگل ہے وہ 120 زاویے کا ہے. تو یہی مساوات دو لچھوں کے درمیان بھی اعمالہ دے گی. تو اگر میں ایل اے بی کے درمیان دیکھنا چاہوں تو مساوات یہی ہوگی ایل اے ایم ناٹ، لیکن کوسائن آف 120 ڈگریز آئے گا جو منفی 0.5 ایل اے ایم ناٹ کے برابر ہوگا. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل اے بی یا ایل بی سی یا ایل اے سی، تو ہم ایل اے بی بی اے سی کے برابر ہوگا، ایل بی سی کے برابر ہوگا، یا ایل اے سی کے برابر ہوگا مائنس ایل اے ایم ناٹ اوور 2. بلکہ اس کیس میں ایم ہم نہیں لکھیں گے چونکہ ایل اے بی لکھیں گے. تو ایل اے بی اور اے اور بی میں چونکہ کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو ہم ایل اے ناٹ اوور 2 لکھیں گے. چونکہ اے کا کے ڈبلیو اور بی کا کے ڈبلیو ایک برابر ہے، تو کے ڈبلیو اے کے ڈبلیو بی ملٹیپلائی ہو کے کے ڈبلیو اے ہول اسکوائر ہو جائیں گے. این اے اور این بی بھی برابر ہے تو یہ این اے ہول اسکوائر ہو جائیں گے. تو آپ اس کی جگہ مائنس ایل اے ناٹ اور 2 یہ لکھ سکتے ہو بجائے ایل اے ایم وغیرہ لکھنے کے. تو یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے. میں اس کو دوسری طرف دوبارہ لکھتا ہوں. بلکہ دوسری جگہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں.